आज एक बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। वाकई में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रहे हैं कि यह एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको एक आसपास के चीजों को एक समझाने में बहुत मदद करता है, एक जागरूक नागरिक बनाने में बहुत मदद करता है ना, एक समझदार नागरिक बनाने में बहुत मदद करता है। जी, अगर एक समझदार, एक जागरूक, एक करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने वाले के रूप में अपने आप को रखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत मजेदार है, बहुत मजा आएगा पढ़कर, है ना। तो दिमाग के जो चक्षु खोलने की कोशिश करेंगे आपको ये सब्जेक्ट में, बहुत मजा आएगा। अगर आप ये सोच के बैठेंगे सर हमारा तो बड़ा नहीं समझ में आता ही पॉलिटिकल साइंस, भाई तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारा दोस्त है ना, तुम्हारा टीचर है ना, हम बर्बाद कर देंगे इसको, दम बर्बाद। देखिए सुनिए, तो हम पहले बता दिए आपको कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो क्लास 10th के लिए, जो बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट है उसके लिए है। तो जिनको तकलीफ इस सब्जेक्ट में होता है तो आप निश्चिंत हो जाइए, एकदम बढ़िया तरीका से पढ़ाएंगे तो हम A to Z बात समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, एक होता है रट्टाफिकेशन, है ना, रट के पढ़ो, एक होता है समझ के पढ़ो। तो जो एजुकेशन का मतलब यही है कि आप समझ के पढ़ो, दिमाग के जो है ना बत्ती जला के पढ़ो, है ना। वो रट के पढ़े वाला जो आदत है ना बाबू, वो ठीक नहीं है। आप कभी भी लाइफ में अच्छा कर ही नहीं सकते हो। आप लोग देखे होंगे आसपास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग जो बहुत पढ़ा हुआ है, खाली डिग्री है उनके पास, लेकिन फिर भी वो बेकार टाइप के बैठे हुए हैं, कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं या जो भी है। देखिए हम खराब हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कड़वा सच ये है हमारे देश में, बिहार में, कि क्वालिटी एजुकेशन के अभाव में क्या होता है ना कि ये सब दिक्कत होता है। डिग्रियां केवल प्राप्त कर लीजिए लेकिन नॉलेज नहीं रहता है। तो केवल डिग्री के पीछे आप लोग नहीं भागिए। अगर डिग्री के पीछे भागिएगा ना सर, तो फिर आपका हाल वही होगा। इसलिए आप समझ कर पढ़िए। एजुकेशन के मतलब ही होता है दिमाग के बत्ती जलाना, बुझाना नहीं, पढ़ के, है ना, पढ़ के दिमाग के जो है ना ये बत्ती जलाना। जी, तो हम बता देते हैं कौन सा किताब से हम पढ़ाएंगे आपको। ये आपका किताब है बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली। क्या होता है ना कि किताब आता है SST का, है ना, ये किताब आता है SST में, जानते हैं ना, सामाजिक विज्ञान में 4 किताब आता है, जो जिसमें इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, यानी कि अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया। तो हम आज है ना इसको स्टार्ट हम करेंगे। ये बहुत ही सस्ता देता है किताब, तो आप खरीद लीजिएगा, है ना। हम ये बिहार बोर्ड की जो स्पेशली किताब आता है उससे हम पढ़ाएंगे। तो ये जो है आपका किताब हम दिखा रहे हैं वो बहुत ही 20-30 रुपया में एगो मिलता है। तो आप खरीद लीजिए और खरीद के हम जब पढ़ाएंगे तो सामने रखिएगा। अरे भाई आपको पढ़ने के लिए नहीं है, हम जितना पढ़ाएंगे, जितना समझाएंगे वो इनफ है। एग्जाम से 2 स्टेप आगे बताएंगे, आप टेंशन काहे लेते हो? ऐसा मुंह बना के बैठल है कि किताब और खरीदवा रहे, पढ़ के मियाज खराब करवा देंगे हमारे। ना बाबू, न समझ लो कहला किताब खराबी थी। किताब इसलिए खरीदवा रहे हैं ना आपको कि क्या होता है कि कुछ वर्ड को लिखे उखे में दिक्कत होगा, है ना। अगर टॉपर लिस्ट में आने के लिए है तो अच्छा लिखोगे तभी तो अच्छा नंबर मिलेगा ना। नॉलेज रहेगा लेकिन लिखी में गलती कर दे रहे, समझ रहे हैं ना, तो फिर नंबर कटेगा ना। आपको तो नंबर धाकर लाने के लिए है, तो धाकर नंबर लाने के लिए तो कम से कम किताबवा ले किताबवा लेके सामने रखना। कुछ वर्ड लिखे उखे में दिक्कत होगा तो लिख लेना बाबू, समझ रहे हैं आप। बाकी हमरा पर छोड़ दीजिए, आपको किताब उताब उससे पढ़े की कोई जरूरत नहीं। हम जितना पढ़ाएंगे उतना इनफ है। क्या इनफ? यहाँ पढ़ला के बाद कहीं दूसरा जगह जाने की जरूरत नहीं है,
चलिए आते हैं, स्टार्ट कर देते हैं भाई, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। सुनिए ध्यान से, यहां जो है हम, पता है आप लोग को कि यहां पर जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है कौन सा स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप फर्स्ट जो चैप्टर में आइएगा तो जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। जहां तक मेरा समझ है कि अगर हम डायरेक्ट इस सब्जेक्ट को, मतलब ये इस चैप्टर को डायरेक्ट अगर हम पढ़ाने के लिए स्टार्ट कर दे तो हमको ऐसा लगता है, 100% हमको विश्वास है कि आपको बढ़िया समझ में आने वाला है नहीं, फिर रट्टे वाला बात हो जाएगी। इसमें बहुत सारा ऐसा वर्ड यूज होगा कि आपको समझने में बहुत दिक्कत होगा। कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद, विधायक के बारे में, सरकार बन रहा है, बिगड़ रहा है ना, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के बारे में, मूल कर्तव्य के बारे में, अनुच्छेद के बारे में, है ना, अनुसूची के बारे में, भाग, भारतीय संविधान के भाग के बारे में, ये सब टर्म यूज होगा। जब भाई जब इस सब पढ़ते पढ़ते जब यूज हम करेंगे तो तुम्हारा दिमाग में आग लगेगा कि नहीं, बता, लगेगा ना, लगेगा कि नहीं? हाँ लगेगा। तो एक काम करते हैं, देखिए हम पहले ही बोल दिए हैं कि हम रटाएंगे नहीं, समझाएंगे। इसमें जो भी काम के जो चीज है ना, जो इसमें आप पीछे जो छोड़ दिए हैं, पीछे जो नहीं पढ़ रहे हैं, उसको पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले वो जान लेते हैं, वो बहुत जरूरी है। अगर वो आप लोग जान लिए ना, 1 से 2 वीडियो में हम सब पूरा बता देंगे, संविधान के बारे में बताएंगे, है ना, ये सब बताएंगे, संविधान में अनुसूची क्या होता है ये बताएंगे, सब बताएंगे भाई, कैसे सरकार बनता है, कैसे बिगड़ता है, राष्ट्रपति पावरफुल होता है कि प्रधानमंत्री होता है, एमपी क्या होता है, एमएलए क्या होता है, एमएलसी क्या होता है। जब ये नहीं पाता है तब पॉलिटिकल साइंस में कभी भी आप अच्छा कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए आप ये सभी 1 से 2 वीडियो में निपटा देते हैं, और उसके बाद अच्छा, आप ये ना सोचो कि इसमें नहीं पढ़ने के लिए, अरे पढ़ने के लिए मेन यही है। अगर ये सब जान गए तो आपका पॉलिटिकल साइंस के जो है ना किताब हो गया गौर है, फिर उसमें दमे नहीं रहेगा, आप सब समझिएगा A to Z बात। तो सबसे पहले यहां पर आएंगे, कितना बाबुआ हार भार देखो, पढ़वा तो है ना, स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, बढ़िया समझने के लिए है ना। तो इसको अभी रखिए पेंडिंग में और ले आते हैं तुमको अभी ट्रेंडिंग में। हाँ, छोटी छोटी जो बात यूज होगा उसको हम बताते हैं। यहां पर आएंगे, आप टेंशन ना लो, लेकिन इसको समझने के लिए, इस किताब को बढ़िया समझने के लिए तो जो जरूरी है वो बात हम बताएंगे। देखिए हमारे सामने कोई स्टूडेंट अभी नहीं बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि 1 बार 2 बार रिपीट हो जाए, तो आप बुरा ना मानिए, आप ही ला बोल रहे हैं। सुनिए ध्यान से, अब बताते हैं इसको हम। अभी इसके बारे में अभी ना सोचो, हम जो बताएंगे उसके बारे में भी सोचिए। देखिए अब हम जिक्र करते हैं संविधान के बारे में। संविधान क्या है भाई? इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। अभी यहू मत देखो, अभी तो रहे तो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं अलग से, एक समझाने के लिए, देसी भाषा वाला एग्जाम्पल। आप लोग स्कूल पढ़े जाते होंगे जी, जाते होंगे जरूर। तो स्कूल में जाते होंगे तो स्कूल जो आपको जो चलता है ना, एक नियम के तहत चलता है, एक कायदा कानून से चलता होगा जी, चलता है भाई। जहां पर नियम कायदा कानून नहीं है वो चल ही नहीं सकता है ना व्यवस्था। वैसे मेरा कोचिंग है तो भाई मेरा कोचिंग में भी तो एक व्यवस्था है ना, कि चलो इस टाइम में बच्चा को पढ़े आने के लिए है ना, इस टाइम इस स्टूडेंट को आने के लिए, मतलब इस क्लास के पढ़ाई होगा, है ना, मतलब फिर पढ़ाएंगे तो फिर टेस्ट होगा, फिर रूटीन लिखा हुआ है कि इस दिन ये होगा, इस सब्जेक्ट होगा, उस दिन वो होगा, है ना, एक रूल है भाई। फीस कितना लगेगा, किसको कितना फीस लगेगा, ये सब क्या एक नियम है ना, सभी के लिए रूल है। अगर ये सब फॉलो ना होगा तो सपोज मान के चलिए कि ना कोचिंग चलने वाला है, ना स्कूल चलने वाला है ना घर चलने वाला है। घर में भी एक छोटी मोटी कायदा कानून से लोग चलता है, अगर उसको बढ़िया से पालन करता है ना तो जो घर है ना वो विकसित करता है। और उस नियम कायदा कानून का लोग जो पालन नहीं करता है, जिस घर में, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, जिस कोचिंग में, या कहीं भी भाई, कहीं भी वो बढ़िया कर ही नहीं सकता है।
सोच लो, जहां पर ये नियम कायदा कानून न रही तो बनिया बनिया के बारे में मत सोचो, वो तो चलबे नहीं करेगा। वो क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि स्कूल है आपका, और स्कूल में कुछ मतलब नियम कायदा कानून है ही नहीं है। जब जैसे मान लिया जाए कि जब जिसको मन कर रहा है, कोई 10 बजे पढ़े चल जा रहा है, कोई 12 बजे चल जा रहा है, कोई 4 बजे भोरे में उठ के चल रहा है। टीचर आ रहा है वो कोई 12 बजे, कोई आ ही नहीं रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई इंग्लिश पढ़ाने वाला हिंदी पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ाने वाला इंग्लिश पढ़ा रहा है ना। मैथ पढ़ाने वाला एसएसटी पढ़ा रहा है, एसएसटी पढ़ाने वाला मैथ पढ़ा रहा है। क्या यार कुछ होगा स्कूल को? अरे भाई सोच भी नहीं सकते हो क्या होने वाला है। भाई एक बढ़िया स्कूल नहीं रहे, वो ठीक है, चल ही नहीं सकता है ना। नहीं, आप लोग देखें कि ऐसा नहीं होता है। एक रूल होता है, एक रेगुलेशन होता है, जिसके हिसाब से उस स्कूल को चलाया जाता है, उस कॉलेज को चलाया जाता है, घर को चलाया जाता है, कोचिंग को चलाया जाता है। जैसे कि पूरा को मैनेज करने के लिए, पूरा स्कूल के टीचर और स्टूडेंट को मैनेज करने के लिए प्रिंसिपल साहब होते हैं। फिर उसके नीचे असिस्टेंट टीचर होता है, उससे नीचे टीचर जो होते हैं वो होते हैं, है ना। फिर उसके बाद सभी का जो है ना क्लासरूम सभी का डिवाइडेड होता है कि अच्छा इसमें एक क्लास का है, इसमें एक मतलब ये क्लास के पढ़ेगा, इसमें एक क्लास के पढ़ेगा, है ना। तो अलग अलग सबके डिवाइडेड होता है। सभी जो आपका जो क्लास है वो सभी इस क्लास का अलग अलग सिलेबस होता है। एक ही सिलेबस होता है क्या भाई? नो, अलग अलग होता है। सभी क्लास के लिए रूटीन होता है, रूटीन के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। अगर खाना के स्कूल में मतलब मिलता है, अगर आप तो हायर में चल गए ना, मतलब मान लिया जाए कि जब छोटे मतलब क्लास में जब 8वां तक ले रहते हैं तो लोग खाना भी मिलता है, तो खाना के लिए भी एक रूटीन बना हुआ रहता है कि इस दिन ये बनेगा। पढ़ाई के लिए भी रूटीन बना कि इस दिन ये पढ़ाई होगा, इस दिन ये पढ़ाई होगा, ये सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा, ये सब्जेक्ट ये पढ़ाएंगे। एक ये भी रूल होता है कि भाई इतना स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए, जैसे लगभग 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए, है ना। प्रिंसिपल को सभी को बात मानने पड़ेगा। प्रिंसिपल भी आएंगे तो अटेंडेंस अपना बनाएंगे, सब टीचर भी अपना अटेंडेंस बनाएगा। सभी को अगर टाइम जैसे 10 बजे से आने के लिए, तो सभी लोग जो स्टूडेंट है या टीचर है सभी 10 बजे आता है। अगर मान लिया जाए कि नहीं रहता, कोई फॉलो नहीं करता भाई, 10 बजे कोई 12 बजे आ रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है, क्या होने वाला था सोच सकते हैं आप? कुछ नहीं हो सकता था। ज्यादा का सोचा ही दोबारा सुनिए। तो जिस प्रकार एक कॉलेज को चलाने के लिए, जिस प्रकार एक घर को चलाने के लिए, जिस प्रकार एक स्कूल को चलाने के लिए उतना सारा नियम कायदा कानून होता है, तो समझ लीजिए पूरा देश को चलाने के लिए भाई तो नियम कायदा कानून चाहिए ना। पूरा देश के लिए चाहिए कि नहीं? एकदम चाहिए। तो भारत इतना बड़ा देश है, अगर हम भारत के अगर बारे में बात करें बबुआ, तो हमारे जो भारत जो है, जो जगह जमीन के मामला में 7वां नंबर पर आता है बड़ा के मामला में, और जनसंख्या के मामला में जानते हैं कितना नंबर पर आता है? पहला पर। बबुओ हम लोग कहाँ थे जनसंख्या के मामला में? पहला नंबर पर। जगह जमीन के मामला में कहाँ? 7वां नंबर पर। इतना बड़ा देश है, इतना लोग है, उसके लिए भी तो कायदा कानून चाहिए ना। बताइए, एक कॉलेज एक स्कूल को चलाने के लिए इतना रूल रेगुलेशन, इतना कायदा कानून होती है, एक देश को चलाने के लिए भाई कितना होनी चाहिए। अगर नहीं देश के चलाने के लिए कायदा कानून रहेगा तो देश चल ही इम्पॉसिबल, सोच भी नहीं सकते कि क्या देश में होता। तो उसी देश को चलाने के लिए संविधान है। संविधान कुछ नहीं है। संविधान सिंपल भाषा में अगर हम समझाएं, देसी भाषा में, तो संविधान कानून का किताब है। क्या है? कानून का किताब है, नियम का किताब है, जिसके हिसाब से देश को चलाया जाता है, जिसके हिसाब से देश को चलाया जाता है। इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा कि विधायिका के पास कितना पावर है,
कार्यपालिका के पास कितना पावर है, न्यायपालिका के पास कितना पावर है, लोगों को कितना अधिकार है, नागरिकों को कितना अधिकार है ना भाई। ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका नहीं समझ में आया? ये नहीं समझ में आया तो आगे हम समझाएंगे ही बात को, या ऐसे समझिए, अगर ये नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका से हम बोल रहे हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, जिसके हिसाब से सर्वोच्च मतलब सुप्रीम लॉ, इसके ऊपर कोई कानून नहीं है भाई, इसके ऊपर कोई नियम नहीं है ना, जिसके हिसाब से देश को चलाया जाएगा। इसमें सभी कुछ है भाई, आसपास जो भी आप चीज देख रहे हो ना, जो भी आसपास, जो तुम कहीं घूमने जा रहे हो, सरकार को बोल रहे हो, सरकार बिगड़ रहा है, बन रहा है, चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री के पास कितना पावर है, राष्ट्रपति के पास कितना पावर है, हम लोग को कितना अधिकार है ना, कोर्ट को कितना पावर मिलेगा, विधायक क्या होता है ना, विधायक के पास पावर कितना है, एमपी के पास कितना पावर है, मुखिया के पास कितना पावर, यानी कि ए टू जेड। कहने का मेरा मतलब है कि सब इसमें लिखा हुआ है, सब इसमें दर्ज है, समझ गए? तो क्या है, सिंपली भाषा में आप समझिए, कंफ्यूजन ना होइए, सिंपल भाषा में आपको हम बताते हैं। संविधान कानून का किताब है, कानून का, नियम का किताब है, कानून का किताब है। क्या है? किताब है, जिसके हिसाब से देश को चलाया जाता है। इसमें सब कुछ लिखा गया है, सब कुछ। रूल का किताब है, रूल ऑफ बुक है, लॉ ऑफ बुक है। जिस प्रकार मैथ का किताब होता है ना, मैथ की किताब में मैथ मिलता है आपको, साइंस की किताब में साइंस पढ़ने के लिए मिलता है, संस्कृत में संस्कृत मिली, इंग्लिश की किताब पढ़ो तो इंग्लिश। उसी प्रकार संविधान की किताब लीजिएगा ना, तो उसमें कानून मिलेगा पढ़ने के लिए, नियम मिलेगा, जो लिखा हुआ रहता है देश को चलाने के लिए। समझ में आया? तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो तो फिर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, कोई इसमें हमको बताने में कोई दिक्कत नहीं, आपको हम बताएंगे, धुआंधार तरीका से बताएंगे। तो समझ में आ गया ना कि संविधान क्या है? संविधान देश का सुप्रीम लॉ है, सर्वोच्च कानून है, जिसके हिसाब से देश को चलाया जाता है। इसमें सरकार के साथ साथ लोगों को भी अधिकार दिया हुआ रहता है कि हम लोग के पास कितना अधिकार है, हम लोग के पास कितना पावर है, सरकार के कितना पावर है, क्या 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 नहीं इसमें है। अरे सभी कुछ है, जितना हमारे देश में जो भी चीजें देख रहे हो ना भाई, सभी कुछ इसमें लिखा गया है। अगर संविधान न रहे तो देश चल ही नहीं सकता, और देश का कितना टुकड़ा होगा, इतना बढ़ जाएगा भाई, इतना बड़ा देश है। और एक और बात बताते हैं, भारत में जितना डाइवर्सिटी है ना, डाइवर्सिटी, विविधता, अलग अलग प्रकार के लोग है ना, अलग अलग खान पान, अलग अलग पहनावा, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, भाई अलग अलग रंग रूप के लोग मिलेगा, है ना। इतना डाइवर्सिटी है जितना कहीं भी नहीं मिल सकता है दुनिया में, कहीं भी नहीं। इस सभी को मैनेज करने के लिए भाई हमारे संविधान है। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जी हाँ, तो इसको मिटाते हैं और नोट भी कर सकते हैं आप लोग। हम जो बोलेंगे ना, चलिए उस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहां पर जो मतलब बातें हैं लिख दिए हैं। आप जब संविधान को पढ़िएगा, जब भारतीय संविधान को पढ़िएगा, तो उसमें क्या है ना कि उसमें आपको कुछ वर्ड यूज होता है, उसमें तो लिख दिए हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड यूज होगा, जैसे भाग के बारे में यूज होता है, अनुच्छेद के बारे में यूज होता है, अनुसूची के बारे में यूज होता है। जी ये सब आप यूज मतलब होगा, है ना। ये जो आपका जो संविधान इसमें यूज होता है। देखिए तो यहां पर जो है लिखा गया है कि भाग, अनुच्छेद और अनुसूची, क्या है, भाग, अनुच्छेद और अनुसूची लिखा गया है। तो इसको हम ऐसे समझाते हैं। हम अभी बताए हैं कि जो संविधान है वो कानून का किताब है, बताया ना भाई कि संविधान क्या है, कानून का किताब है। और जब कानून का किताब है तो उसको किताब से मैचिंग कर सकते हैं कि नहीं, एकदम मैचिंग कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई भी आप किताब ले लीजिएगा, क्या लीजिएगा, कोई भी किताब ले लीजिए,
है ना। कोई भी आप अपना किताब उठा सकते हैं, उसमें आप किताब को पलटिए, पलटे पलटे, हाँ पलटे, इसमें क्या मिला, चैप्टर, चैप्टर का नाम मिला, इसमें 5 चैप्टर है। तो जिस प्रकार कोई किताब में चैप्टर होता है, इस प्रकार कोई किताब में चैप्टर होता है, उसी प्रकार भारतीय संविधान में भाग होता है। क्या होता है, भाग। क्या होता है बबुआ, भाग होता है। क्या होता है, भाग। और कोई जैसे आप चैप्टर जैसे पढ़िएगा, जैसे फर्स्ट चैप्टर मान लीजिए कि पढ़ रहे हैं, तो जब एक चैप्टर को आप पढ़ने के लिए शुरू करिएगा तो ढेर सारा टॉपिक मिलेगा उसमें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो लोकतंत्र में द्वंद्ववाद है, तो इसको पढ़ेंगे तो भाई लोकतंत्र में द्वंद्ववाद समझ में आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो जैसे यहाँ पर भी टॉपिक है, इसको जब पढ़ेंगे तो इस टॉपिक के बारे में, यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि एक चैप्टर में ढेर सारा टॉपिक होता है कि नहीं। अरे हेडिंग भाई, हेडिंग मुंह पर नहीं ले, हेडिंग होता है कि नहीं। अब हेडिंग होता है, उस हेडिंग के बारे में पढ़ते उस हेडिंग से समझ में आ जाता है भाई क्या है। उसी प्रकार जिस प्रकार कोई किताब में टॉपिक होता है, उसी प्रकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद है, आर्टिकल है। फिर भी अगर नहीं समझ में तो फिर हम पीछे समझाएंगे, टेंशन ना लो भाई। अब भाई अनुसूची क्या है, स्केड्यूल इसको बोलते हैं। तो अनुसूची क्या है कि कोई जैसे आपका अनुच्छेद है, क्या है, अनुच्छेद, और उस अनुच्छेद को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए है। मतलब वहां पर भले अनुच्छेद में शॉर्ट में लिख दिया गया है बात, लेकिन उसको और मतलब ज्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए है, तो उसको शामिल हम कर देते हैं अनुसूची में। तो कह सकते हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि और एडिशनल जानकारी, और उसमें जोड़ने के लिए जानकारी है कोई आर्टिकल के बारे में, तो उसको हम किस में डाल देते हैं, अनुसूची में। क्या, अनुसूची में। समझ में आया, समझ में आ जाएगा। आइए इधर लिखा गया है, भारतीय संविधान के जब पढ़िएगा तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, बनावट मिलेगा। अरे भाई लिखो ही तरह हो, समझे तरह हो, काम वैसे बनैले हो। तो ये ऐसे आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। भाग, जिसको पार्ट भी कह सकते हैं अंग्रेजी में, अनुच्छेद जिसको आर्टिकल भी कह सकते हैं अंग्रेजी में, और अनुसूची जिसको स्केड्यूल या स्केड्यूल्स कहते हैं। देखिए भारतीय संविधान में ओरिजिनली देखो, भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, समय के हिसाब से जो मतलब जरूरत नहीं है उसको हटा दिया जाता है, और जो जरूरत है उसको जोड़ दिया जाता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, आप टेंशन ना लो, इसके बारे में हम आगे बढ़िया से बताएंगे। तो भाई ओरिजिनली अगर भारतीय संविधान में अगर बात किया जाए तो कितना भाग था, 22। अब कितना हो गया प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में कितना, 25। किसके जैसा है, तो कोई की किताब में जो चैप्टर जैसा होता है, चैप्टर जो होता है, चैप्टर जैसा है, लिख दिए समझने के लिए। समझ में आया। उसी प्रकार भाई जब 22 चैप्टर था, यानी कि जब 22 भाग था, तो कितना था अनुच्छेद, 395। भाई जब 22 चैप्टर था तो कितना अनुच्छेद था, 395। ओरिजिनली बात कर रहे हैं, ओरिजिनली। अब भाई ओरिजिनल किस बेसिस पर हम बता रहे हैं वो हम बताएंगे, अभी रुक जाइए। तो ओरिजिनली अगर बात करें तो भाग कितना है, 22, अनुच्छेद कितना है, 395। अगर हम बात करें जिस समय ओरिजिनली अगर बात करें तो 22 भाग था, उस समय 395 आर्टिकल था, और अनुसूची कितना था, 8, यानी कि मतलब 8 अनुसूची। समझ में आया। फिर उसके बाद जब वर्तमान समय अगर बात किया जाए, जब 25 बढ़ के जब चैप्टर हुआ था, टॉपिक भी तो भाई बढ़ता है ना, इशू दिमाग लगाने के लिए। एक चैप्टर में ढेर सारा टॉपिक होता है, तो टॉपिक तो ज्यादा ही होगा ना। एक देसी भाषा में लिख दिए हैं, ऐसे टॉपिक आपको नहीं मतलब मिलेगा संविधान के वर्ड में, आपको ये अनुच्छेद मिलता है, लेकिन समझने के लिए हम लिख दिए। तो अब कितना, 25 है, 25 भाग है, पार्ट है, तो कितना आर्टिकल हो गया, 470 से भी ज्यादा, 470 से भी ज्यादा आपको आर्टिकल मिलेगा, है ना। और जब इतना हुआ था, अनुसूची कितना हो गया, 12। क्या हो गया, 12। और हम थोड़ा सा लिख दिए जानकारी के लिए कि चैप्टर जैसा ये होता है, जिस प्रकार कोई किताब में चैप्टर होता है उसके जैसा ये है। अनुच्छेद यानी कि टॉपिक जैसा, चैप्टर में ढेर सारा टॉपिक होता है। और अनुसूची क्या है, कुछ नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ आर्टिकल। कोई आर्टिकल है उसको बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए है, तो उसको किस में शामिल कर देते हैं,
बोलिए किसमें शामिल करते हैं भाई? हाँ, कहाँ कहाँ? अनुसूची में। अब बात है कि ओरिजिनल किस बेसिस पर आप बोल रहे हैं, तो चलिए इसको बात हम बताते हैं। देखिए ये सब लिख लीजिएगा आप। जैसे मान लिया जाए कि भाई संविधान, भाई हमारा जो देश है ना, देश के जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसको लिखा गया है, बहुत सारे लोग उसको मिलकर लिखा है। हमारे देश के जो लीडर है, हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर जो लोग थे वो लिखे हैं। तो कहीं ना कहीं बैठ के लिखे होंगे ना, अरे कहीं ना कहीं तो बैठ के लिखे होंगे ना। हाँ, आसमान में थोड़े लिखे होंगे, कहीं ना कहीं तो बैठ के लिखे होंगे। जहां बैठ के लिखाया संविधान ना, उसी को बोलते हैं संविधान सभा। क्या? संविधान सभा। तब जो हम बात बोलेंगे ना वो आप लिख लीजिएगा। क्या करिएगा? लिखिएगा। यहां से आपका एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया और आते रहेगा। अब जो हम बात बोलेंगे लिख लीजिएगा। तो जहां पर बैठ के लिखा है उसको क्या बोलते हैं? संविधान सभा। ये ना लिखो कि बैठ के लिखा है, वो नहीं, हम बोलेंगे। तो संविधान सभा की जो गठन कब हुआ, गठन यानी कि बना कब? भाई जैसे हम कोचिंग चला रहे हैं तो भाई कभी ना कभी तो कहीं एस्टेब्लिशमेंट कब हम किए, कोचिंग कब खोले, वो स्थापना दिवस हो जाए, होता है ना। तो उसी प्रकार संविधान सभा कब बना या गठन कब हुआ, तो संविधान सभा की स्थापना कब हुआ या गठन कब हुआ, बात बराबर है। दोनों क्वेश्चन का सेम ही जवाब होगा। तो संविधान सभा की जो गठन हुआ था, जो स्थापना हुआ था, वो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बन गया। संविधान सभा में लोग पूरा डिबेट डिस्कशन, जो मतलब लोग था, भारत के जो लोग, बहुत जो विद्वान लोग था, बहुत जानकार लोग थे संविधान सभा में। और संविधान जब लिखा रहा था तो हर मुद्दा पर डिबेट डिस्कशन होता था, हर मुद्दा पर डिबेट डिस्कशन इस करके फिर उसमें लिखा जाता था। समझे? तो भाई संविधान सभा बन गया। तो ये फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि संविधान सभा की गठन या स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। स्टार के चिन्ह बना के लिख लीजिएगा। सेकंड पॉइंट है कि संविधान सभा तो बन गया, अब पहली बैठक कब हुआ? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। यानी कि इस दिन से काम स्टार्ट हो गया था लिखने के लिए, बैठकर अपना जो लोग हैं डिबेट डिस्कशन कर अपना स्टार्ट कर दिया। एक और बात बताते हैं, ये दूसरा बात। तीसरा बात क्या लिखने के लिए है, आप पहले समझा के बात बोलते हैं। जैसे मान लो कि भाई संविधान सभा में तो सभी को मैनेज करने के लिए एक मेंबर होता है जिसको बोलते हैं अध्यक्ष। क्या बोलते हैं? अध्यक्ष। क्या बोलते हैं? अध्यक्ष। तो उस अध्यक्ष के नाम भी जानने पड़ेगा आपको। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे, मतलब टेम्पोररी जो थे, वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनको इसलिए बना दिया गया था कि बुजुर्ग व्यक्ति थे उस समय संविधान सभा में, तो इनको टेम्पोररी, मतलब इनका इलेक्शन नहीं लोग किया था, चुनाव नहीं किया था, वो टेम्पोररी बना दिया गया था। तो संविधान सभा के तीसरा पॉइंट है कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि परमानेंट, मतलब अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? तो चौथा पॉइंट है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब सच्चिदानंद सिन्हा जिस समय थे ना, फिर बाद में क्या हुआ कि इलेक्शन हुआ और इलेक्शन होकर मतलब चुनाए गए। कौन चुना गए? जी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब तक संविधान नहीं बना तब तक वही मेंबर थे, मतलब ये अध्यक्ष थे। अध्यक्ष का काम होता था कि भाई सभी को मौका दो बोलने के लिए। एक ही को के मौका देगा तो फिर दिक्कत है ना, डिबेट डिस्कशन कैसे होगा फिर हर मुद्दा पर। फिर अगली बात है कि भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। ये भी बात लिख लीजिए। भारतीय संविधान को बनने में, निर्माण होने में कितना लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। फिर उसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा कि संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? तो संविधान बनकर तैयार हो गया था आपको 26 नवंबर, है ना, ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर
1949 को संविधान जो है ना, भारत के संविधान वो बनकर तैयार हो गया था। क्या हो गया था? तैयार। लेकिन लागू इस दिन नहीं हुआ था, लागू इस दिन नहीं हुआ था। तो ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा कि संविधान, जो भारतीय संविधान है वो बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और कितना टाइम लगा? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। आप वो जो फर्स्ट मतलब यानी कि जो बैठक हुआ था ना 9 दिसंबर 1946 को, उस समय से और पूरा जो बनने का जो प्रोसेस है उस समय से काउंटिंग दिन करिएगा ना, तो कितना लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। यानी कि पूरा कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को हुआ था। आप ये ना सोचो कि भाई दम हमेशा रेगुलर लगातार लोग लिख ही रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब बैठक बीच बीच में होता था। तो ये भी बात लिख लीजिएगा। अब एक बात यहां पर इंटरेस्टिंग है जो बताना जरूरी है कि संविधान तो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू नहीं हुआ था। इस देश में लागू नहीं हुआ था। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो ये भी पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि सब भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब कहेगा कि तो काहेला वेट किया था सर इतना दिन? एक बात बता देते हैं, सिंपल भाषा में, इतिहास के बात है, इतिहास जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। जब आजादी ना भी मिला था ना, हम लोग की आजादी तो मिली यार कब? 15 अगस्त 1947 को आजादी मिला। लेकिन पहले तो आजादी मतलब नहीं था मिला हुआ, लेकिन हम लोग मान लिए थे भाई कि हम लोग आजाद हैं। कोई के बाप के यहाँ पर नहीं है, अंग्रेजों के बाप के नहीं है, आजाद है हम लोग। तो उसी आजादी को एक हम लोग मनाते थे हर 26 जनवरी को, हर साल 26 जनवरी को। मतलब पिछले कई सालों से हम लोग आजाद नहीं थे, फिर भी मनाते थे 26 जनवरी को आजादी, मतलब स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे हम लोग। तो उसी डेट को क्या है ना कि रिस्पेक्ट देने के लिए, उस डेट के महत्व था एक अपना, तो थोड़ा सा वेट किया गया। और फिर उसके बाद है ना नवंबर दिसंबर है, फिर जनवरी के लगभग 2 महीना के आसपास जो भी वेट किया गया, और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरह क्या हो गया? लागू हो गया, है ना। तो ओरिजिनल का मतलब यही हुआ कि जब लागू हुआ था तो कितना भाग था? 22। उस समय अनुच्छेद 395, अनुसूची 8। लेकिन अब हम अगर बात करें, भारतीय संविधान में कई बार संशोधन हो चुका है, बदलाव, और बदलाव होला के बाद ये कंडीशन हो गया कि अब 25 भाग है और ये आपका 470 से भी ज्यादा आर्टिकल हो गया, 22 अनुसूची है। ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत बा? अरे टुकुर देखो तो बारे ना दे दिक्कत बा, दिक्कत नहीं खेलू? हाँ, दिक्कत रहना भी नहीं चाहिए। सुनिए, एक और जानकारी दे देते हैं आपको कि संविधान जब बन रहा था तो कई सारा समिति बनाया गया। समिति मतलब कह सकते हैं कि काम की बंटवारा होता था, कि अलग अलग लोगों को काम सौंप दिया जाता था। तो उसी में एक बड़ा समिति था, कमिटी जिसको बोल सकते हैं, जिसका अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भाई ये बहुत एक्सपर्ट थे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा योगदान है संविधान को बनाने में इनका। तो ये जो जिस कमिटी के जो अध्यक्ष थे, उस कमिटी का नाम था, बोलो, प्रारूप समिति। कमिटी नहीं, हाँ कमिटी अंग्रेजी में बोलते समिति को ही। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप को ही अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राफ्ट। भाई जो संविधान को जो ड्राफ्ट तैयार किए, जो लिखने की जो काम हुआ, जो खाका जो तैयार किए, वो कौन किए थे? कौन किए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत बड़ा योगदान है इनका संविधान को निर्माण करने में, बनाने में। और लोगों का योगदान है नो डाउट, लेकिन इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसी योगदान के चलते इनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। बहुत बड़ा योगदान है। तो ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो लिख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन ये सब आया, सदाबहार क्वेश्चन। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। देखिए भाई, बहुत मेहनत लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को नहीं किए हैं तो। और अच्छा लगे तो अपने दोस्त के पास भेजिए, क्योंकि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।